पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चलो चलो अडियाला चलो का बैनर शेयर किया हुआ है और वो जोर लगा रहे हैं कि मैक्सिमम लोग अडियाला के बाहर पहुंचे इमरान खान साहब की बहनों से, और जो वकला मुलाकात के लिए जाना चाहते हैं उनसे इज़हार यकजहती करने के लिए। अब इस जुमेरात को वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा 10वीं मरतबा आने वाला, 10वीं मरतबा आएगा। तो क्या एक वजीर आला 10 मरतबा चल के आया एक सूबे से, एक जेल के बाहर, और उसने मुलाकात अपने लीडर से करनी है, और ये निजाम इतना पागलपन का शिकार है कि ये एक वजीर आला को एक लीडर से मिलवाने से डरता है। हालांकि अब तो मिलवा देना चाहिए, अब तो काम भी निकल गया जिस काम का एक खदशा। देखे ना, इमरान खान साहब ने कोई ज़हनी मरीज का लफ्ज पहली दफा तो इस्तेमाल नहीं किया, ये मैं आपके सामने रख देता हूं फैक्ट। इमरान खान साहब आसिम मुनीर साहब के बारे में ज़हनी मरीज का लफ्ज पहली मरतबा इस्तेमाल नहीं किया उन्होंने। ये जो अभी 2 दिसंबर को मुलाकात हुई, ये पहली मरतबा नहीं था। इमरान खान साहब बड़े लंबे अरसे से ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, चंद महीनों से, और बार बार आसिम मुनीर साहब को ज़हनी मरीज इमरान खान साहब कहते चले आ रहे हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, पुरानी बात है, वो बार बार कहते हैं ये बात। नवंबर के ट्वीट के अंदर भी ये था, उससे पहले भी ये था, अक्टूबर में भी कहीं ये स्टेटमेंट आया था। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पहले गुस्सा क्यों नहीं आया और अब गुस्सा क्यों आया। तो गुस्सा बड़ा सियाना है, गुस्सा इंतजार कर रहा था कि नोटिफिकेशन हो जाए, गुस्सा इंतजार कर रहा था कि ताहयात इस्तिस्ना मिल जाए, आईनी तरमीम हो जाए, ताहयात मुराद मिल जाए, नौकरी पक्की हो जाए, हर चीज महफूज हो जाए, सारा काम कंट्रोल में आ जाए, उसके बाद गुस्सा आएगा। तो गुस्सा इंतजार कर रहा था अपने काम मुकम्मल होने के। ये बड़ी अजीब बात है ना, गुस्सा बड़ा सियाना है। जो नॉर्मल आदमी है ना, उससे गुस्सा गुस्से वाली बात पे आता है। अगर तो इमरान खान साहब के ज़हनी मरीज कहने के ऊपर किसी को दिक्कत थी तो वो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन इंतजार किया गया कि नोटिफिकेशन आ जाए, उसके बाद इमरान खान साहब को वापस ज़हनी मरीज भी कहा जाएगा, उनके वजीर आला को कुत्ता भी कहा जाएगा, और बहुत सारे और स्टेटमेंट जो है वो इसके साथ जोड़ दिए गए। इमरान खान साहब की मुलाकात के बारे में ये शुनीद है कि मुलाकात नहीं करवाई जाएगी, बल्कि राणा सनाउल्लाह साहब ने एक बात की टीवी चैनल पे बैठ के। उन्होंने कहा कि इमरान खान के खिलाफ गद्दारी के मुकदमे का इम्कान रद्द नहीं करता मैं, और कासिम सूरी के जरिए से इन्होंने कोशिश करनी थी गद्दारी का मुकदमा इमरान खान साहब के ऊपर भी बनाया जाए। तो इमरान खान साहब पे गद्दारी का मुकदमा अब ये किस लिए बनाएंगे, किस तरह बनाए, कौन सी गद्दारी की है इमरान खान ने। वो आइन की बात करता है तो गद्दारी है, वो मैंडेट की बात करता है गद्दारी है, रूल ऑफ लॉ की बात करता है गद्दारी है, आजाद अदलिया आजाद मीडिया की बात करता है तो गद्दारी है। ये तो गद्दारी नहीं है। इमरान खान साहब ने अगर गद्दारी का मुकदमा बनाना था तो 2.5-3 साल पहले बनाना था। ये अब 3 साल के बाद आपको याद आ गया, जब वो जेल के अंदर पड़ा है 3 साल से, उसने कुछ किया ही नहीं, जेल के अंदर मौजूद है जी, अब हम बनाएंगे गद्दारी का मुकदमा। नहीं, आप नहीं बना पाएंगे। आपने बड़ी कोशिश की बड़े लोगों को गद्दार करार देने की, लेकिन जो भी पाकिस्तान में आइन से गद्दारी करने वाले हैं वो 4 बुनियादी तौर पे तो डिक्टेटर हैं, सीधे सीधे। आइन से गद्दारी करने वाले 4 बुनियादी तौर पे डिक्टेटर हैं, सीधे सीधे, जिनमें एक जनरल अयूब, जनरल याया, जनरल जिया और जनरल मुशर्रफ। इनमें से किसी के ऊपर गद्दारी का मुकदमा बनाए ना पहले, फिर बाकी किसी के ऊपर भी बना लें। नाजरीन, स्पीकर ने मुज़ाकरात की ऑफर की है मुबैना तौर पे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इस पे बात भी कर रहे थे। जेल में बैठा हुआ आदमी इनके ऊपर इतना हावी हो गया कि बैनुल अक़वामी सतह पे या पाकिस्तान के अंदर इनके तमाम फैसले कैदी नंबर 804 के इर्द गिर्द घूम। अब जब तक ये कैदी नंबर 804 को अपने दिमाग से नहीं निकालेंगे, तब तक ये कोई दिमाग के साथ फैसला कर नहीं पाएंगे, तब तक कोई ऐसा फैसला नहीं कर पाएंगे जिसमें दानिशमंदी हो। मिसाल के तौर पे वादिये तीरा वाला जो ऑपरेशन है वो भी इनके गले पड़ गया। अब हुआ ये कि गुज़िश्ता रात एक स्टेटमेंट जारी कर दिया वजारत इत्तलात ने, और एक नोटिफिकेशन निकाल दिया कि वादिये तीरा में तो ऑपरेशन ही कोई नहीं हो रहा, और ये कहना शुरू कर दिया कि वहां से लोगों को निकालने का तो हमने कहा ही नहीं, ये तो लोग खुद निकल रहे हैं वहां से, या सूबाई हुकूमत इसके ऊपर सियासत कर रही है। तो ये जनाब बड़ी ज्यादती हो रही है, वादिये तीरा का सारा मामला हमारे ऊपर डल रहा है, हम इसका सख्ती से नोटिस लेते हैं। ये वजारत इत्तलात ने किया। कि सुहेल आफरीदी ने इसका क्या जवाब दिया। सुहेल आफरीदी ने बताया कि वादिये तीरा से लोग क्यों निकल रहे हैं, क्या वो नवाज शरीफ के पोते की शादी में जा रहे हैं। मैं भी कल ये पूछ रहा था कि क्या कोई लोग पिकनिक पे निकल रहे हैं, क्या वजह क्या है, कौन अपने घर छोड़ के जाता है। तो उन्होंने फिर सारी वजह बताई और ये बताया कि ये लोग क्यों निकले और किसने इनको निकाला। सुहेल आफरीदी ने कहा कि कोर कमांडर पेशावर और IGFC इन्होंने लोगों को वादिये तीरा छोड़ने पर मजबूर किया, और ये तारीख की एक बहुत बड़ी नकल मकानी तीरा के इलाके से हो रही है। और इस मकसद के लिए कि लोगों को उनके इलाके से निकाला जाए, इन्होंने 24 रुकनी एक कमेटी बनाई थी, और इसकी सरबराही यही लोग कर रहे थे। अपनी सरबराही में इन्होंने कमेटी बनाई हुई थी, और कमेटी को भी डराया धमकाया गया, और फिर अवाम को मजबूर किया गया कि वो अपने इलाके छोड़कर वहां से बाहर निकल जाए।
इससे पहले आपको याद होगा चंद दिन पहले तलाल चौधरी जो वजीर मुमलिकत है उसने भी ये कहा था कि हम तो सुहेल अफरीदी के ताबुन से ऑपरेशन कर रहे हैं। तो ये सारे लोग कहते रहे कि हम ऑपरेशन कर रहे हैं और अब ये भाग रहे हैं कि जनाब ऐसी बात नहीं है, हम कोई इनकला नहीं कर रहे और हम कोई ऑपरेशन नहीं करवा रहे। सुहेल अफरीदी ने मजीद भी कोई चीजें बताई। देखिए, ऑपरेशन के जरिए से पाकिस्तान तरीके इंसाफ को टारगेट करना, ये बात तो बहुत पुरानी है, शामदाना गुलजार बता चुकी। बल्कि आज मैं देख रहा था इकबाल अफरीदी है, शामदाना गुलजार है, अब्दुल गनी अफरीदी हैं, शहरयार अफरीदी हैं, ये लोग दोबारा वादिया तीरा के मुतासरीन के बीच में गए, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं और उनके दुखों का मुदावा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हुकूमत ने सोचा था कि हम जनाब काया पलट देंगे और ये बहुत बदनाम हो जाएंगे खैबर पख्तूनख्वा में, उल्टा उन्हें फायदा हो गया। पीटीआई लोग बेवकूफ नहीं है ना, जिसके हाथ में मोबाइल है उसको सारी कहानी का पता है, वो हमें भी सुनता है, वो डीजीआई एसपीआर को भी सुनता है और लोगों को इतना शऊर है कि वो सच और झूठ का खोज खुद ही लगा लेते हैं, सुनने के बाद उन्हें पता चल जाता है। अब जनाब सुहेल अफरीदी ने बताया कि ये 3 मंसूबों पे काम कर और मेरे खिलाफ 3 मंसूबे बनाए गए। सबसे पहले उन्होंने कहा डीजीआई एसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें एक मुंतखब वजीर आला की वीडियो वो चलाता है तो उसे शर्म आनी चाहिए। एक तो डीजीआई एसपीआर को शर्म दिलाई, दूसरा उन्होंने कहा जी इन्होंने 3 ऑप्शंस के ऊपर काम किया। नंबर 1, ये किसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगा दे, अगर उसमें कामयाब ना हो तो मुझे ना अहल करके यहां पे रजीम तब्दील करवा दे। देखिए, पहले गवर्नर राज की बहुत बात हुई, गवर्नर्स के इंटरव्यू भी होते रहे, इधर उधर भाग दौड़ भी होती रही, बड़ी कोशिशें होती रही, लेकिन पता चला कि गवर्नर राज लगा तो टिकेगा ही नहीं, आईन में भी गुंजाइश नहीं है और दूसरा उसके लिए जिस तरह की आईनी तब्दीली करनी है वो कोई और पार्टी मान भी नहीं रही थी कि कल को हमारी हुकूमत। लिहाजा 3 ऑप्शन, पहले गवर्नर राज था, उसमें कामयाब नहीं हुए तो अब ना अहल कर दे और रजीम तब्दील कर दे। सुहेल अफरीदी को अब यहां से मैं आपको एक खबर भी दे देता हूं, आगे सुहेल अफरीदी का बाकी बयान मैं आपको बाद में बताता हूं। सुहेल अफरीदी को नाअहल करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में गेम पड़ चुकी है और बहुत मुमकिन है कि आने वाले दिनों में सुहेल अफरीदी को नाअहल कर दिया जाए। इसके लिए बाकायदा प्लानिंग की गई है और प्लानिंग करके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दे भी दी गई और पूरी मनसूबाबंदी है कि किस तरीके से सुहेल अफरीदी को नाअहल करना है। ये पाकिस्तान की तारीख का एक नया वाकया हो जाएगा कि एक वजीर आला को नाअहल कर दिया गया और उसकी हुकूमत को गिरा दिया गया और वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जरिए से। जो तारीखी नवादरात हैं, बहुत पुरानी चीजें हैं, मजहबी नुक्ता नजर से या फिर वो चीजें आप नहीं ले सकते, लेकिन इन्होंने गाड़ियां भी ले ली और रूल्स को खुद ही नरम कर दिया और गाड़ियां लेके उड़ गए। वो केस चल रहा है 6 साल से, आज तक कोई उसके अंदर चालान ही जमा नहीं हुआ और ये केस चल रहा है 1 साल से, फटाफट चालान भी जमा हो गया। तो ये एस्टेब्लिशमेंट का कारनामा है, इसमें कोई ताल्लुक नहीं है इस बात से कि इमरान खान साहब ने कोई गैर कानूनी काम किया, बाकी सारों ने भी यही काम किया। अच्छा नाज़रीन, इसमें पंजाब में दोबारा से पाकिस्तान तरीके इंसाफ पर छापेबाजी शुरू हो गई है। ऐसा लगता है कि पंजाब पुलिस का एक ही काम रह गया, पीटीआई के बंदे पढ़ लो, वो पीटीआई के ऊपर छापों पे छापे और कोई काम ही नहीं करते। जिसने भी अपनी कारकर्दगी साबित करनी होती है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ पे चढ़ जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के जितने भी इदारे हैं वहां पे अब कारकर्दगी दिखाने का जो वाहिद जरिया है वो ये है कि आपने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ या इमरान खान के खिलाफ कितना किया और क्या किया। यानी ये पीएमएलएन के एक जर्नलिस्ट हैं अफसार आलम साहब, इन्हें वो भी लगाया हुआ था इन्होंने, चेयरमैन पैमरा भी, ये कहते हैं जी कि मेजर जनरल फैसल नसीर को अगला डीजी आईएसआई लगाया जा सकता है, इसीलिए उन्हें साथ लीबिया ले जाया गया। तो सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब ने जब उन्हें गोली लगी या गोलियां लगी तो उन्होंने मेजर जनरल फैसल नसीर का ही नाम दिया था उस वक्त कि जनाब ये जिम्मेदार है और उन्हें नामजद किया था और उनके ऊपर सियासत में मुदाखलत के इल्जाम भी इमरान खान साहब ने लगाए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मानती है कि मेजर जनरल फैसल नसीर पूरी तरह से सियासत के अंदर इन्वॉल्व है, डीजीसी है वो, तो उन्हें डीजी आईएसआई अगर लगाया गया तो देखिए ये उन लोगों में से एक है जिनके पास पीछे हटने का कोई रास्ता बाकी बचा नहीं है। यानी ये लोग उस लेवल तक पहुंच गए हैं, कुछ लोग एक लेवल तक आ जाते हैं ना। देखिए आसिफ मुनीर साहब और इमरान खान के बारे में लोग कहते हैं कि ये 2 तलवारें एक नियाम में नहीं रह सकती, तो ये अपनी बका के लिए किसी भी लेवल तक जाएंगे। इसी तरह फैसल नसीर साहब हैं, कुछ और लोग हैं, ये लोग नहीं पीछे हट सकते। अब बात यह है कि ये जिस नहज तक पहुंच गए हैं या जहां तक ये मामलात को लेकर चले गए हैं वहां से पीछे हटा नहीं जा सकता। अब इमरान खान साहब आए तो इनकी बका खतरे में हो जाएगी, या इमरान खान साहब सरवाइव कर गए तो ये लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे। बज़ाहिर ये दिखाई देता है, ये सियासत है, इसमें कुछ भी हो जाता है, लेकिन बज़ाहिर जो दिखाई दे रहा है वो ये है। फिर एक और चीज भी बताई गई कि नून लीग ने नदीम अंजुम के लिए बहुत कोशिश की। नदीम अंजुम साबिक डीजी आईएसआई है और इसी के दौर में मुझे अगवा किया गया था, मुझे इसलिए ये बंदा हमेशा याद रहेगा। बाकी डीजी आईएसआई शायद मैं भूल जाऊं, एक एक करके तारीख का हिस्सा बनते जाते हैं, लोगों को याद भी नहीं रहते, तो ये इसको मैं याद रखूंगा क्योंकि इसके दौर में मैं अगवा किया गया था। तो हुकूमत इसे दोबारा डीजी आईएसआई लगाना चाहती थी, फिर दूसरी नहीं लगाया, एस्टेब्लिशमेंट ने बात नहीं मानी
और दूसरी ऑप्शन रखी गई सिक्योरिटी एडवाइजर ही लगा दे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, वो भी नहीं लगाया गया। फिर तीसरी ऑप्शन जनाब अमेरिका में इसको सफीर लगा दे, वो भी नहीं लगाया गया। लेकिन दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है, नदीम अंजुम को कोई ना कोई ओहदा मिल जाएगा। उसकी एक वजह है, कोई भी जर्नैल जो है वो ज्यादा अरसे तक बेरोजगार नहीं रह सकता। जब उसने खिदमात सर अंजाम दी हो तो उसे कोई ना कोई नौकरी मिल जाती। नॉर्मली हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जर्नैलों को नौकरियां आजकल मिल रही हैं, तो इन्हें भी नौकरी मिल जाएगी। कौमी कॉन्फ्रेंस के अंदर नाजरीन बड़ी जबरदस्त तकारीर हुई हैं, बड़े जबरदस्त तरीके से मोमेंटम बनाने की कोशिश की गई है। और ये मोमेंटम क्या है जरा ये आप सुन लीजिए। सुहेल अफरीदी साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की है, रबिया बाजुआ साहिबा ने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की है, कुछ जर्नलिस्ट हैं उन्होंने बड़ी अच्छी वहां बातें की है, कुछ वकला ने बातें की है और कुछ सियासतदानों ने भी। महमूद अचकज़ई साहब ने बड़ी समझदारी वाली बात की और ये बात मुझे नहीं लगता कि अभी हुक्मरानों को समझ आएगी। वो ताकत के नशे में डोनाल्ड ट्रंप के आशीर्वाद के साथ और इसराइल की खुशनुदी हासिल कर रहे हैं, तो वो उनको भी ये बात समझ नहीं आएगी। लेकिन पाकिस्तानियों को ये बात जरूर समझ आनी चाहिए। महमूद अचकज़ई ने कहा कि डायलॉग के लिए तैयार है, आए एक दूसरे को माफ करें। देखें अगर ये सियासतदान एक दूसरे से दिल साफ कर लेते हैं और करप्शन पाकिस्तान में खत्म हो जाती है कि जनाब ठीक है अब हम करप्शन ना करेंगे ना करने देंगे, जो मामलात हैं उन पे दिल साफ कर लेते हैं और एक शफाफ निजाम के तहत हम सारे उसमें से गुजर जाते हैं। लेकिन अगर ये सारे सियासतदान मिलकर किसी तरह पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को उनके आईनी किरदार में वापस भेजने में कामयाब हो जाते हैं तो पाकिस्तान की बचत हो जाएगी। क्योंकि याद रखिएगा पाकिस्तान को जो नुकसान है, सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने आज तक पहुंचाया। उनके घटिया और गलत फैसलों ने पाकिस्तान को आज तक सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान दो टुकड़े भी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के गलत फैसलों की वजह से हुआ। पाकिस्तान के अंदर जितनी हुकूमतें गिरी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने गिराई। पाकिस्तान में जितनी जाली हुकूमतें बनी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने बनाई। पाकिस्तान जितनी जंगों में गया मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की वजह से गया। पाकिस्तान के अंदर जो मनशियात का और जो असलहे का क्लाशनकोफ का जो कल्चर लेकर आया वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के जरिए आया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी जो बनी वो मिलिट्री